तो डायरेक्टली अगर हम देखें यहाँ पे तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। वैसे अगर और बेसिक हम समझें तो ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीइंग है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं हम, बहुत तरह के सेल्स होते हैं हमारे अंदर। और उन मल्टी सेलुलर बीइंग्स की अगर बात करें, मतलब ऐसे ही जो बहुत सारे सेल्स हैं उनके इंडिविजुअल फंक्शनिंग है। और उन इंडिविजुअल फंक्शनिंग के अंदर हम देखें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग सेल्स के अंदर होते हैं। और ऐसे ही हमारे हर सेल को, मतलब एक सेल भी अपना लिविंग बीइंग है। और अगर उस सेल को हमें जिंदा रखना है तो उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जरूरी है, हमें उसको ऑक्सीजन देना जरूरी है। बाकी न्यूट्रिएंट्स जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, आपके इवन जो ग्लूकोज है ना, वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड एक है लाइफ गिविंग फ्लूइड। जो खून है उसके अंदर वो सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि आपके जो सेल्स हैं वो इंडिविजुअली बहुत सारा फंक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसके। तो उन कामों को करवाने के लिए और वो सही तरीके से फंक्शन करते रहें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीजें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर की बात अगर हमने कर ही दी है तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि आपके लिवर के अंदर जो सेल है उसको हम बोल देते हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल हैं उसको हम क्या देते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे अगर बात करें हम डिफरेंट किडनीज में जो स्पेशल सेल हैं उनको हम बोल देते हैं नेफ्रॉन्स। तो ऐसे ही बहुत तरह के सेल्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं, इनको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं बॉडी का। और बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचपन में तो आपने पढ़ा भी होगा एक सेल के बारे में, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा या उससे पहले भी अपने सेल की स्टडी की होगी। कि सेल आपका मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं, मतलब बहुत तरह के सेल्स होते हैं जिनकी आपके अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आपके गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल्स भी इंडिविजुअल क्या है, लिविंग बीइंग है भी। ठीक है, जिंदा रहने के लिए इनको भी ये सारी चीजें चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। अब अगर हम इसका एक हायरार्की बनाएं पूरी, तो हमें उससे और क्लियरेंस आएगी और क्लियरिटी आएगी कि जो सेल्स हैं, बहुत तरह के सेल्स हैं। वैसे तो एक सेल की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में लिविंग बीइंग है, जैसे मैंने बताया। जब बहुत सारे सेल्स, स्पेशल सेल्स आपके एक साथ मिल जाते हैं, एक तरह के सेल्स मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, आपके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू, टिश्यू का मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स एरिया है आपके मल्टी सेल्स को मिलकर जो बना हुआ है, जैसे कि आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, है ना, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, किससे बनी है, बहुत सारे ऑस्टियोइड सेल्स को मिलकर आपका कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ओके, या फिर आप कह लो कि जो टिश्यू सेल्स हैं उनसे बनकर ही, बहुत सारे सेल्स को मिलकर ही टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यूज को मिलकर बनता है आपका ऑर्गेन। अब ऑर्गन क्या है, आपके जो बॉडी में जो एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टिन्स है, लार्ज इंटेस्टिन्स है। वो सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, आपके ऑर्गन के अंदर आती हैं। टिश्यू से बनता है ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन से बनता है क्या, आपका सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अगर मान लें हम, चलो उसकी बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपका माउथ, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, एनस, ये पूरे को मिलकर क्या बन गया, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को मिलकर क्या बना, एक सिस्टम बन गया जिसको हम बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलकर सिस्टम बनता है, बहुत सारे सिस्टम्स को मिलकर क्या बन जाती है, पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे सिस्टम्स भी हैं। बहुत सारे सिस्टम कितने, टोटल 11 सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम अलग है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम अलग है, एलिमिनेटरी सिस्टम अलग है। ऐसे ही बहुत तरह के सिस्टम्स हमारी बॉडी में राय कर रहे हैं। तो ये हमारी एक हायरार्की होगी कि भैया सबसे पहले तो इंडिविजुअल सेल्स की हम बात कर रहे थे, एक सेल की बात कर रहे थे, फिर बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रही हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन
इंडिविजुअली अगर देखें तो उनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट साथ में अगर मिल रहे हैं तो एक सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बन रही है ह्यूमन बॉडी। तो ये एक हमारा पूरा फंक्शनल एक तरीके से हायरार्की हमने देखी कि बॉडी कैसे बनी हुई है। ये है बेसिक सा एक इंट्रो इसका। अब हम बात करने वाले हैं जो आज की क्लास में, वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। ये कैसे फंक्शन करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और इसको फिर रिलेट करते हुए चलेंगे ट्रेनिंग के साथ भी। सबसे पहले देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। वेस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स को मिल करके क्या बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। हार्ट और ब्लड वेसल्स को मिलके। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में आपके कितने चेम्बर्स आते हैं, हार्ट में आते हैं आपके 4 चेम्बर्स, ठीक है। जैसे कि आपका राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, कुछ इस तरीके से आपके 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। और अगर बात करें, जैसे मैंने बताया, कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, वेस्कुलर मीन्स रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये क्या है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये आपकी हैं जो आपके ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। इसमें आपकी आर्टरी भी आती हैं, इसमें आपकी वेन्स भी आती हैं, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं ये बॉडी में क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती है। O2 वाले ब्लड को ये कैरी करके लेके जाती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं आपकी बॉडी में, और उसे आपकी बॉडी में क्या करती हैं, टुवर्ड्स दी बॉडी लेके जाती है। याद रखना, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो बॉडी में चाहिए, क्योंकि सेल्स काम कर रहे हैं ना, हमारे इंडिविजुअल बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आपकी जो आर्टरीज है, मतलब ब्लड वेसल्स हैं, जो ये ब्लड कैरी करके लेके जा रही है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको कैरी करके लेके जाएगी तो पूरी बॉडी में भेजेगी, है ना। तो टेक्निकली मान लो ये है हार्ट हमारा, इसको हार्ट हम मान लेते हैं अभी, और ये मान लो है ऑर्गेन्स, ठीक है। अब इनको सप्लाई करनी है मुझे, तो हार्ट से बॉडी तक गया, जो ब्लड गया कहाँ पे ट्रेवल हुआ, हार्ट टू बॉडी हुआ, राइट, हार्ट टू ऑर्गेन्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, साफ खून लेके जाती है, साफ का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है आपके बॉडी में, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे काम चल रहा है, सेल्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है और बॉडी में भेजती है पहले तो, ठीक है। भैया अगर बॉडी ने वो ब्लड यूज कर लिया है, तो वो बॉडी जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो ये है हार्ट, इसने बॉडी को भेज दिया ब्लड, अब बॉडी ने इसको यूज कर लिया, अब जो ये ब्लड है ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो कम हो गई, क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गया, यूज हो गया। तो अब ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो गई, डीऑक्सीजनेशन इसके अंदर आ गई है, ऑक्सीजन क्योंकि यूटिलाइजेशन हो गया ऑक्सीजन का। तो अब ये जो यहाँ से मतलब ऑर्गेन टू हार्ट वापस ब्लड आने वाला है, ये लेके आती है वेन्स। ये आर्टरी लेके गई थी, आर्टरी ने क्या किया, आपके हार्ट से बॉडी में लेके गई ब्लड को, और जो बॉडी से, ठीक है, बॉडी से ब्लड वापस लेके आ रही है उनको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। तो वेन्स क्या करती है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है मैक्सिमम, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रही है, आपकी वेन्स लेके आ रही हैं, और कहाँ लेके आ रही हैं, आपके हार्ट, ताकि भैया हार्ट इसको वापस से प्योरीफाई करवाने के लिए इसको लंग्स में भेज सके, ठीक है ना। इसलिए काम कर रही हैं। तो मेनली क्या हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, अभी के लिए मान लो। उसके बाद एक और ब्लड वेसल होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो होती हैं ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज हमारी बॉडी में, बट ये सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें या फिर ओवरऑल इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज एंड वेन्स। पतली होती हैं, छोटी होती हैं, और ऐसी एरियाज में भी होती है जहां पर आर्टरीज एंड वेन्स नहीं जा सकती हैं, और ये नेटवर्क है इन दोनों के बीच का,
ठीक है, जैसे ये आपकी भाई बड़ी आर्टरी आ रही है, तो ये बहुत सारी कैपिलरीज हो गई जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा रही हैं, और फिर यहाँ से आ गई आपकी ये आगे वेन। ठीक है, ये आपकी आर्टरी हो गई, ये आपकी कैपिलरीज हो गई, और ये आपकी हो गई वेन्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का नेटवर्क है ये। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ब्लड कैरी करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एरियाज में भी जाती है जहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स नहीं पहुंच सकती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है, छोटी ब्लड वेसल है, ये भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्लड वेसल्स जो आपकी क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। और लेके जाने का इंपॉर्टेंस क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके। और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर से मूव करता है, ओपनली नहीं मूव करता, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड कैरी करके लेके जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती हैं जहां पे भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हुई बेसिक सी बात, मैंने बताया आपको हार्ट। और हार्ट की अगर हम एनाटॉमी देखें तो हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ये आपका राइट ऑट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपके चेम्बर्स का नेम है। 4 ऐसे बॉक्सेस हैं हार्ट के अंदर, ऐसे मान लो, जिसके अंदर से ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है। और वो कैसे जाएगा वो देखते हैं पहले, उसका जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो किस जगह से किस जगह पे जाएगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सिर्फ आपको ही है भूपेश, इसीलिए तो सिर्फ आपका ही मैसेज आ रहा है ना, बाकी किसी को अगर प्रॉब्लम होती तो बाकी पे आप बता देते मुझे। रीज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, एयरप्लेन मोड में डाल के फिर से रीज्वाइन करके देखो। तो हार्ट हमारा मैंने आपको बताया था 4 चेम्बर्स है, फर्स्ट चेम्बर, सेकंड चेम्बर, थर्ड चेम्बर एंड फोर्थ चेम्बर। ठीक है, 4 बॉक्स है। अब ब्लड जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, जो वेन्स होती हैं क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आती हैं। मतलब जो बॉडी में जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो वाला ब्लड कैरी करके लेके आती हैं आपके हार्ट तक। तो जो सुपीरियर वेना कावा है ये इसकी ये एक वेन का नाम है। क्या है, ये वेन का नाम है। और जो इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे भी एक वेना कावा होती है, मतलब यहाँ पे भी एक वेन होती है जिसको हम बोल देते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ वेन है। ठीक है, तो ये जो 2 वेन्स हैं इनसे आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है आपके हार्ट में, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से, यहाँ से ब्लड आएगा। ठीक है, और इस वेना कावा से ब्लड आएगा, मतलब ये दोनों वेन्स है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और आपके हार्ट में आ जाएगा फर्स्टली। तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है, आपके हार्ट में। ओके, अब यहाँ पे बना देते हैं हम लंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, डीऑक्सीजनेशन वाला ब्लड आया, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो वाला ब्लड आया, और वो सबसे पहले आपके हार्ट में आया, राइट ऑट्रियम में आ गया। अब राइट ऑट्रियम से, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, हमें इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस को लेके आना है और फिर वापस बॉडी में भेजना है। तो इसका प्राइमरी एम ये है अभी हमारी बॉडी का कि हम इस ब्लड को यहाँ तक भेज सके ताकि प्योरिफिकेशन हो जाए। तो यहाँ तक भेजने के लिए राइट ऑट्रियम के बाद आता है आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके बीच में ना, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जैसे मान लो ये राइट ऑट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है नीचे, तो इसके बीच में क्या होती है, एक वेल्व होती है। वेल्व का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। ठीक है, एक ओपनिंग होता है, डोर टाइप होता है, ये जब ओपन होता है तभी आपका ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो अब यहाँ पे ये ओपनिंग खुलेगी तभी तो ये आपका जो ब्लड है या राइट वेंट्रिकल में ट्रेवल करेगा। अब ये ओपनिंग जरूरी भी है क्योंकि एक तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है और ये आपके ब्लड के मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आपकी ये वेल्व ओपन होगी और आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपका राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर तुरंत ही आपकी जो फ्लैप है या फिर आप कह सकते हो कि जो वेल्व है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपका ब्लड यहाँ आ गया, ये वेल्व हो गई क्लोज, बंद हो गई है। अब आ गया आपका ब्लड कहाँ पे,
राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल्स के बाद ये ब्लड मूव करेगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में। ठीक है, कहाँ गया ये? राइट वेंट्रिकल से सीधा आपके लंग्स में गया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी वैसे तो आर्टरी है, बट ये आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, याद रखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था ना कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी कर रही है आपकी आर्टरी। ठीक है, अब आपके लंग्स तक ब्लड आ गया है। ठीक है, अब लंग्स में आपका जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, आप सांस ले रहे हो, आपके लंग्स में जा रहा है, आपके कैपिलरीज में जा रहा है। ठीक है, अब वो जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो वो आपके कहाँ पड़ा हुआ है? आपके एल्विलाइज में, आपके लंग्स में। अब वहां पे क्या होगा? ब्लड में डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, यानी कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ जाएगा, और आपका जो डीऑक्सीजनेशन है वो आपके कहाँ पे चला जाएगा? वो आपके लंग्स में चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा? आप एक्सहेल करके CO2 को बाहर निकाल दोगे, और आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ चुका है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके लंग्स से वापस आएगा, और आपके लेफ्ट ऑर्टरी में सबसे पहले आएगा। जो उसको वापस लेके आती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, PV। ठीक है, पल्मोनरी वेन उसको कैरी करके लेके आती हैं साफ वाले खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लेके आ जाती है आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, और सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है? आपके लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। ठीक है, देन आपके ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व होती है, जैसे कि आपके राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व थी ना, तो यहाँ पे भी एक बीच में वेल्व होती है जिसको हम बोल देते हैं क्या? बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व, इसको बाइकस्पिड कह देते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली आपका जो ब्लड है वो ओटा के थ्रू, देखो यहाँ पे क्या है? ओटा एक लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की। इसके थ्रू आपका जो ये साफ वाला खून है ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अलग अलग आर्टरीज की मदद से। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, फिर आपके ऑर्गेन्स, आपकी बॉडी इसको यूज करेगी, और वापस से फिर ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके वेन्स के थ्रू आएगा, फिर हार्ट में आ जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो कुछ इसी तरीके से काम करता रहेगा, जो साइकिल है आपका ये ऐसे ही काम करता रहता है। ठीक है, मैं आपको एक और बार इसको और इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड है वो पहले कहाँ से आएगा? आपके सुपीरियर वेना कावा से आएगा, जो कि एक वेन है, वहां से क्या आएगा? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सबसे पहले कहाँ पे आएगा ये? राइट ऑट्रियम में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आ गया राइट ऑट्रियम में ब्लड। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से भी ब्लड आता है, जो कि आपके कौन सी चेम्बर से आता है? चेम्बर नहीं, सॉरी, आपके वेना कावा से ही आता है, जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, IVC। ठीक है, यहाँ से भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और आपके राइट ऑट्रियम में आ जाता है। तो अगर जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले राइट ऑट्रियम में आ रहा है। ओके, उसके बाद इसने जाना कहाँ पे? लंग्स तक जाना, तो यहाँ पे लंग्स बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में, इन दोनों चेम्बर्स के बीच में एक वेल्व होती है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वेल्व। इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ट्राइकस्पिड वेल्व का काम क्या है? बेसिकली वेल्व का काम तो ओपन एंड क्लोज होने का ही होता है और बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का होता है, ताकि जो ये ब्लड है ये तभी मूव करे जब एक्चुअल में जाना चाहिए ये, है ना। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और प्रेशर क्रिएशन की वजह से आपका जो क्या है, ऐसे ओपन होगी वेल्व, और यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपकी वेल्व है ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये सीधा आपके कहाँ जाने वाला है? आपके लंग्स में जाने वाला है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि है तो आर्टरी, बट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाती है लंग्स तक। अब लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गई, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। अब लंग से वापस ब्लड आएगा, और आएगा कहाँ पे? पल्मोनरी, सॉरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू ही आएगा, कहाँ पे? आपके लेफ्ट ऑट्रियम में ही ब्लड आ गया। ठीक है, अब इसके बीच में अगेन एक वेल्व होती है जिसको हम बोलते हैं
सॉरी ट्राई नहीं, बाइकस्पिड वेल। ठीक है, बाइकस्पिड वेल। अब ये जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साफ खून है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा, विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। ठीक है, तो जो ऑर्टा ये लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ी आर्टरी है ये बॉडी की, और इस तरीके से आपकी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चेम्बर्स हमारी हैं, और ऐसे हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो काम करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं यहाँ पे, जरूरी है, जो कई बार आ सकते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट, कि आपका जो हार्ट है वो उसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। आपके हार्ट का वेट अप्रोक्सीमेटली 250 to 350 ग्राम्स के आसपास होता है। अगर हम बात करें हार्ट के साइज की, तो हार्ट का जो साइज है वो कितना होता है, ह्यूमन फीस्ट के बराबर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये बात करें कि हमारा जो हार्ट है, इसमें जो सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, आर्टरी क्या है, जो ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, आर्टरी सबसे बड़ी जो है वो है आपकी ऑर्टा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट वेन की, तो वो है आपकी का क्या, वेना कावा। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात आपको जाननी है। उसके बाद आपका हार्ट लाई कहाँ करता है, आपका हार्ट है कहाँ पर। हार्ट का जो टेक्निकली एरिया है, जिस जगह पे वो फॉल, जिस जगह पे वो लाई करता है, वो होता है मीडिया स्टनम एरिया। मीडिया स्टनम एरिया मतलब कि आपके thoracic वाले एरिया के अंदर आपके जो स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन, इस बोन के पीछे आपका हार्ट होता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं हार्ट से रिलेटेड। ओके, अब बात ये करते हैं कि जो हमारे हार्ट का एवरेज बीटिंग है, जिसको हम बोलते हैं बीट्स पर मिनट, बीपीएम, वो कितना होता है एवरेज। हमारा हार्ट ऑन एन एवरेज एक मिनट के अंदर, सिंगल मिनट के अंदर कितनी बार जो है बीट कर लेता है, एवरेज हार्ट रेट कह सकते हैं, चलो कितना होता है ये। चलो 71 किसी ने कहा है, बट 60 to 100 बीपीएम हम मानते हैं। ठीक है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है ना, वो हो सकता है, क्योंकि हार्ट का जो बीटिंग है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, आप सो रहे होंगे तो ये थोड़ा नीचे भी चला जाएगा, चाहे 55 तक भी चला जाएगा। रेस्ट कर रहे होंगे तो 55 तक, 50 तक भी चला जाएगा। अगर आप थोड़ा एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ खाया है अभी, तो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज हार्ट रेट। ओके, अब एक और टर्म होती है, जैसे बोलते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं 220 माइनस एज से। एक फॉर्मूला है, इससे निकालते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। 220 माइनस एज, 220 को एज से माइनस कर दो। मान लो 30 बंदे का, 30 साल का कोई बंदा है, उसका हम निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा, 190 बीपीएम आ जाएगा इसका, 190 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। ये क्या है, मैक्सिमम हार्ट रेट है, मींस ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, और ये बताता है ये कि आपके एज के हिसाब से आपके हार्ट की मैक्सिमल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है, 190 है, अगर हमारा एज 30 के आसपास है तो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए एमएचआर के बारे में। मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, जिससे हम ये मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हमारा अगर एज इतना है तो हमारे
हार्ट की फंक्शनिंग या जो हार्ट का रेट होगा वो इतना होगा। ठीक है, ये इसमें हम जानते हैं। चलो ये MHR भी हमने देख लिया, मैक्सिमम हार्ट रेट। अब बात करते हैं कि एवरेज हार्ट रेट, मैक्सिमल हार्ट रेट, इनका क्या यूज है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग एक्यूरेट है, अच्छी है। कैसे जान सकते हैं, उस चीज को भी जानते हैं। देखो, अब मैं आपको दो केस देता हूँ, केस 1, केस 2। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझना और फिर मुझे आंसर देना। MHR लिखता हूँ, मैक्सिमम हार्ट रेट, दोनों केस का 190 है। इट मीन्स कि इनकी एज कितनी है, 30 साल है। केस 1 की भी 30 ईयर्स है एज, और केस 2 की भी 30 ईयर्स ही है एज, 30 साल ही है इसकी एज। ठीक है, बट दोनों का जो एवरेज, जो दोनों का रेस्टिंग हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट, वो जो है ना वो वेरी कर रहा है। केस 1 का रेस्टिंग हार्ट रेट है 60, और केस 2 का रेस्टिंग हार्ट रेट है 120। ठीक है, अब मैं अगर आपको इन नंबर्स के अकॉर्डिंग पूछूं कि भाई कौन सा हार्ट हेल्दी हार्ट की निशानी है, कौन सा आपको हेल्दी हार्ट लग रहा है, दोनों का मैंने आपको रेस्टिंग कंडीशन बताया। रेस्टिंग में एक हार्ट 60 बार बीट कर रहा है, एक 120 बार बीट कर रहा है। तो कौन सा हार्ट जो है वो हेल्दी हार्ट की निशानी हो सकता है? राइट, तो आपने बोला केस 1 जो है वो हेल्दी हार्ट है, क्योंकि वो अपने जो उसका एवरेज बीटिंग है उस पे ही काम कर रहा है। इट मीन्स वो ऑप्टिमल फंक्शनिंग के अंदर है। और जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पे कोई ना कोई तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो हार्ट है वो तो रेस्टिंग फेज में भी 120 बार बीट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। इट मीन्स कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वहां पे। अगर मैं बोलूं कि कौन सा वाला जो बंदा है, कौन सा वाला केस जो है उसका फटीग रेट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, वो अपने फटीग स्टेट में आ जाएगा बहुत जल्दी, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी थक जाएगा, सिंपली अगर मैं बोलूं। राइट, जो केस 2 है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका तो वैसे ही नॉर्मल केस में ही, नॉर्मल कंडीशंस में ही उसका हार्ट जो है 120 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा है। ठीक है, जबकि कोई एक्टिविटी भी नहीं है रेस्टिंग कंडीशंस में। तो भैया जब वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी करना शुरू करेगा, वो तो अपने मैक्सिमल हार्ट रेट पे पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा कि 120 के आसपास, तो वो पहले ही है। राइट, तो ये भी हमें, ये इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब अगर ये जानना है तो आप बोलोगे सर हमें एवरेज हार्ट रेट का तो पता होना चाहिए ना, कि रेस्टिंग हार्ट रेट हमने निकाला कैसे, और क्या फॉर्मूला है इसका, वो भी हमें जानना जरूरी है। देखो, रेस्टिंग हार्ट रेट जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ट्रेनर के लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है ये, क्योंकि ये एक ऐसा वाइटल है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है बॉडी का, हार्ट रेट। इससे हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेशली हम ये जान सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो किस इंटेंसिटी पे काम कर रहा है, उसकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, ये सारी बातें हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक बहुत बेसिक और बहुत एक मैनुअल तरीका है। ठीक है, उस मैनुअल तरीके में हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी पल्स काउंट करते हैं। ठीक है, पल्स काउंट कहाँ से करते हैं? पल्स काउंट मेनली हम कैरोटिड से करते हैं। करने को तो हम अपना रिस्ट से भी कर सकते हैं, जिसको हम रेडियल पल्स भी कहते हैं, बट टेक्निकली सबसे बेस्ट जो माना जाएगा वो माना जाएगा कैरोटिड पल्स। अभी कैरोटिड है कहाँ पे? ये होती है हमारे इधर, नेक। ठीक है, ये बिल्कुल सीध में हाइयोइड बोन है, ये वाली, इसको हाइयोइड बोन कहते हैं। इसके बिल्कुल बगल में यहाँ, ठीक है, ये भी हाई ऑर्डमोन है, बिल्कुल सीधी। हल्का सा इधर को चले जाओ, और फिर अपने फिंगर्स को ऐसे थोड़ा सा डीप प्रेस कर दो, तो आपको यहाँ पे फील होना शुरू हो जाएगा साउंड। बिकॉज माई हार्ट रेट इज 40 व्हेन आई एम रेस्टिंग। हाँ, बताता हूँ। ये हेल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशंस है। आपको बताता हूँ क्यों दोनों कंडीशन है। चलो पहले इस वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं, फिर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, कैरोटिड जो है ये यहाँ पर है ना, बिल्कुल हाइयोड के थोड़ा साइड में।
और हमारे यहाँ से पता लग जाएगा पल्स काउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें फील होगा साउंड। तो हमने क्या करना है, इस साउंड को फील करना है और इसको हमें कैलकुलेट करके चलना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने पल्स काउंट करना है 10 सेकेंड्स तक, पल्स काउंटिंग 10 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 6, ये करना है आपने। 10 सेकेंड में कितना काउंट हो गया? पल्स काउंटिंग 10 सेकेंड्स, मान लो आपका 10 काउंट आया उसमें, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 6 से, तो कितना आ गया आपका? 60 आ गया। क्या आया? 60 BPM, 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 60 बीट पर मिनट। कैसे पता लगा? 10 सेकंड तक काउंट करो कितना आता है साउंड, उसके बाद फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 1 मिनट का निकल जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करने का ये मेन रीजन है क्योंकि हमें 60 सेकेंड्स का निकालना है ना, 1 मिनट का निकालना है। हमने 10 सेकेंड काउंट किया तो हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 60 सेकेंड्स का रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत बेसिक सा मेथड है जिसकी मदद से हम अपने पल्स काउंट को जो है ना जान सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम जो है प्लान आउट कर सकते हैं सारी चीजें। ओके। अब क्वेश्चन ये आया कि सर अगर मेरा 40 है, 40 BPM आ गया अगर मेरा रेस्टिंग फेज में, तो क्या मेरा हार्ट हेल्दी है या ये कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे 2 से 3 बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर हम मैन्युअली आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, सबसे पहली बात, अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो मुझे बताओ। अगर आपकी एक्टिविटीज बहुत समय से आप कर रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, रनिंग वगैरह बहुत पहले से करते आ रहे हो, एक्सरसाइज बचपन से करते आ रहे हो, या आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहां पर आपका टेम्परेचर काफी ठंडा है, या काफी ऑल्टीट्यूड पे आप रहते हो, हायर ऑल्टीट्यूड पे रहते हो, तो चांसेस जो हैं आपके रेस्टिंग हार्ट रेट कम होने के बिल्कुल हैं। और ये एक पॉजिटिव है आपकी बॉडी के लिए, मीन्स कि आपके कार्डियक एफिशिएंसी बेटर है। क्या है? आपकी कार्डियक एफिशिएंसी अच्छी है, आपका कार्डियक हेल्थ और अच्छा है। समझ रहे हो? तो मतलब आप एक्टिविटीज भी करते हो, येलो टिक लगा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने ये भी देखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बट ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है ये। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती, एक्सरसाइज सिंस एज ऑफ 12, देखो अब आप 12 एज से एक्सरसाइज कर रहे हो, इट मीन्स ये आपका बॉडी का क्या है, एडवांटेज है एक तरीके से। आपकी बॉडी ने अडाप्ट किया, आपके जो कार्डियोवैस्कुलर अडेप्टेशन हो चुकी है, और आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत जबरदस्त है अगर वो 40 के आसपास आ रहा है। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि आप जो है ना कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज में ज्यादा आगे तक जा सकते हैं, आपकी कार्डियक एफिशिएंसी बहुत अच्छी है 40 के आसपास। तो जो एलीट लेवल होती है ना, एलीट एडवांस लेवल के जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, उनका आता है 35-40 के आसपास रेस्टिंग हार्ट रेट। जो 10 किलोमीटर रनर्स हैं, 5 किलोमीटर रनर्स हैं, उनका आता है 35 to 40 के आसपास, 35 से 40। और अगर मैं सबसे कम का बताऊं, जो अभी तक के अंदर आइडेंटिफाई हुआ है, जो स्टडीज में देखा गया है स्पेशली एथलीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखा गया है 27 BPM। इमेजिन कर सकते हो आप? बहुत सारे लोगों के लिए बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 27 बीट्स पर मिनट मतलब उसका हार्ट सिर्फ 27 बार बीट कर रहा है एक मिनट के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर सिर्फ 27 सेकेंड, 27 बीट्स। अब आप ये एज्यूम कर सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसका हार्ट की जो एफिशिएंसी होगी ना, वो कितनी जबरदस्त होगी। ठीक है, बट ये क्या हुआ, ये ट्रेनिंग अडेप्टेशन से हुआ है। ट्रेनिंग अडेप्टेशन का मतलब क्या है? ये एक्सरसाइजेस से बेटरमेंट हुई है इसकी। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर देखा जाए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कोई ऐसा बंदा है जो कभी एक्सरसाइज नहीं किया हुआ, उसने कभी ज्यादा एक्सरसाइज की नहीं है, और वो ना बहुत ज्यादा
थका हुआ फील करता है, लेथार्जिक फील करता है हमेशा, वीक फीलिंग आती है उसको हमेशा, चलता है चलने में भी उसको आलस आ रहा है, ऐसा फेंटिंग महसूस हो रहा है ना, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, और आपका हार्ट रेट है 40 या उससे कम। ये साइन है, ये साइन है कोई प्रॉब्लम का। और इस प्रॉब्लम को पता क्या कहते हैं हम? इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं इसको हम? ब्रेडिकार्डिया। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन में आपका जो हार्ट रेट है वो टेक्निकली बहुत ज्यादा कम हो जाता है बिना किसी ट्रेनिंग अडेप्टेशन के, और आपका 40-50 के आस से भी नीचे आपका हार्ट रेट आ जाता है अननेसेसरली। मतलब आपने कभी ना कोई एक्सरसाइज की ना कोई ट्रेनिंग की, आपकी कार्डियक एफिशिएंसी अच्छी भी नहीं है, स्टिल आपका हार्ट रेट बहुत कम काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है, एक प्रॉब्लम है, इसके लिए मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, बहुत सीरियस सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आपके कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई है, आपका हार्ट रेट अफेक्ट हो गया है, ये इस वाली प्रॉब्लम के अंदर। इसके अंदर फिर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हैं ताकि आपके जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसको थोड़ा फास्ट किया जाए, तेज किया जाए। ऐसी एक टेचिकार्डिया होती है, टेचिकार्डिया, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब उस वाले प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो यूजुअली जितना होता है उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है नॉर्मल केसेस में भी, मतलब 120 130 140 के आसपास रहेगा हमेशा ही, कम ही नहीं होगा उससे। वो टेचिकार्डिया प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम जो है ये दोनों सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बट ये नॉर्मल लोगों को ऐसे ऐसे नहीं आती। हम अगर एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हमें हमारा जो हार्ट रेट कम होगा ट्रेनिंग की मदद से, वो तो हमारा ट्रेनिंग अडेप्टेशन है, वो तो पॉजिटिव्स है, वो तो फायदा हुआ है हमें हमारी कार्डियक एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, 4 to 5 years चाइल्ड हार्ट रेट। तो देखो 4 से 5 जो साल के बच्चे हैं इनका जो बीटिंग रहती है, न्यू बॉर्न बेबी का तो 110 बीट्स रहता है, 110 बीट्स पर मिनट, 110 बीट्स के आसपास। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जैसे 4-5 साल की बात करें तो वो कंपेरेटिवली कम होगा, 100 95 है ना, इतना इतना चलता है इनका अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि जो हार्ट का साइज है वो भी बहुत छोटा होता है ना, जो हमारा हार्ट का साइज है वो 250 to 350 ग्राम्स है, 250 से 350 ग्राम के आसपास। जो छोटे बच्चे का हार्ट होता है वो 15 से 20 ग्राम का होता है सिर्फ। ठीक है, तो इतनी बार बीट करता है वो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट बीट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज को कैसे आप क्लास, देखो ऐसा थोड़ी है कि आपको एक स्पेसिफिक हार्ट बीट पे ही काम करना है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। ट्रेनिंग आपकी हाई इंटेंसिटी पे भी हो सकती है, ट्रेनिंग आपकी लो इंटेंसिटी पे भी हो सकती है, ट्रेनिंग आपकी मॉडरेट इंटेंसिटी पे भी हो सकती है ना। तो आप ये नहीं कह सकते किस में करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी इंटेंसिटी पे, यानी कि आप 120 से 130 में भी काम कर सकते हो, आप 130 से 150 वाली बीटिंग में भी काम कर सकते हो, और 150 प्लस वाली में भी काम कर सकते हो। बस बात ये हो जाएगी 150 प्लस हो जाएगी हाई इंटेंसिटी वाली, आपकी ये मॉडरेट इंटेंसिटी के आसपास होगी, और ये आपकी लो इंटेंसिटी होगी, इसको आप मेंटेन भी कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये तीनों पे कर सकते हैं। और कंडीशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गोल के हिसाब से चीजें करी जाती हैं डिसाइड, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। बट उससे पहले एक और बात जान लेते हैं, उससे पहले ये बात जान लेते हैं कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करने को बोला, डेडलिफ्ट। ठीक है, आपने डेडलिफ्ट शुरू की, बहुत ज्यादा हैवी वेट है यहाँ पे, हैवी वेट भी नहीं, चलो छोड़ो, मान लो जितने भी हमारे पास अभी पार्टिसिपेंट है 20 के आसपास है, इन सबको मैंने सेम वेट दिया। ठीक है, मैंने इनको बोला कि भैया आपको करनी है 100 kg से डेडलिफ्ट, 100 किलो की डेडलिफ्ट आपको लगानी है। ठीक है, मैंने सबको बोला सेम काम करने को। अब लोड जो है वो सेम है, लोड का मतलब जो वेट रेजिस्टेंस आपने लिफ्ट करना है, ऑब्जेक्ट आपको लिफ्ट करना है, वो सबका 100 किलो ही है। अब जब लोड सेम है,
तो क्या आपकी जो रेपिटेशन होंगी सबकी वो भी सेम आएंगी, या ये कह दूं मैं कि क्या ये सबके लिए सेम इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होगा, क्योंकि लोड तो सेम है, 100 किलो। मानो कि इसी एग्जाम्पल को अगर ट्रेडमिल पे लेके चले, मानो दो लोग हैं, दो लोगों में से एक को मैंने दिया 10, दोनों को मैंने बोला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भागो। क्या दोनों सेम तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि स्पीड तो सेम है, 10 किलोमीटर पर आवर है, पर क्या जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहेगी? हो सकता है केस वन बहुत अच्छा भाग ले, कंटिन्यू रख सके 5 से 10 मिनट, हो सकता है दूसरे वाला जो है वो नहीं कर पाए, हो सकता है वो कुछ देर भी ना कर पाए, है ना? तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका लोड या आपका स्पीड सेम हो तो आपकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ये किसके साथ, ये आपके इंडिविजुअली वेरी करता है। इट मींस आपकी जो इंटेंसिटी अगर सेम नहीं हो सकती, अगर आप सेम वेट के साथ कर रहे हो, तो आपका रेस्ट भी सेम हो सकता है क्या? हमने ये तो जान लिया कि भैया वो तो अलग अलग इंटेंसिटी, शायद वो 100 किलो किसी के लिए हाई हो, शायद वो किसी के लिए लो हो, शायद वो किसी के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी हो, है ना? आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी तो मैटर करती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी तो मैटर करती है। तो इसलिए वो तो सबके लिए अलग अलग इंटेंसिटी थी, भले ही सबको 100 किलो ही दिया हूं मैंने। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि अगर आपकी इंटेंसिटी अलग है इन केस के अंदर, तो क्या आपका, अगर आपकी इंटेंसिटी अलग है इसके अंदर, तो क्या आपका जो रेस्ट है वो सेम हो सकता है? सेम क्वेश्चन फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने डेडलिफ्ट किया 100 kg, आपने बोला सर सबके लिए सेम इंटेंसिटी नहीं है, पर हमने तो ये देखा हुआ है ना कि रेस्ट हमें बताया जाता है एक जनरलाइज तरीके से, कि अच्छा आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, आप पर एक्सरसाइज पर सेट आप 45 सेकेंड का रेस्ट लो, या आप 1 मिनट का रेस्ट लो, या 2 लग का लो, जितना भी रेस्ट बताया जाता है हमें बोला जाता है कि हर एक्सरसाइज में सेम रेस्ट होगा। पर क्या हर एक्सरसाइज में सेम रेस्ट, या हर सेट में सेम रेस्ट हो सकता है, या हर किसी के लिए सेम रेस्ट डिसाइड कर सकते हो? क्या मेरे पास 5 लोग ट्रेनिंग करने आए, सबको मैंने बोला कि हाँ आपको भी 50 सेकंड का रेस्ट लेना है, आपको भी 50 सेकंड का, आपको भी 50 सेकंड का, आपको भी 50 सेकंड का, क्योंकि बिगिनर हो तो 50 सेकंड का रेस्ट लगेगा? ऐसा क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि सबकी कार्डिक एफिशिएंसी अलग है, सबका स्ट्रेंथ अलग है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस अलग है, तो हर किसी का रेस्ट भी अलग होगा। ये तो हमने बात करी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पर क्या हम इसको इस हिसाब से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये भी मैटर करता है कि आप कौन सी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो? जैसी एक्सरसाइज होगी उस हिसाब से उसकी रेस्ट आइडेंटिफिकेशन होगी, क्या ये भी सही बात है क्या? मतलब अगर आप केबल फ्लाइस केबल क्रॉस कर रहे हो तो रेस्ट अलग है, और अगर आप हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो तो रेस्ट अलग होगा। क्या बात ठीक लग रही है ये सुनने में? यस, 100% सही है ये बात भी, कि भैया आपकी जैसी एक्सरसाइज होगी ना, इंटेंसिटी तो बाद में देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट उससे पहले एक्सरसाइज वाला फैक्टर भी आ जाएगा कि भैया जैसी एक्सरसाइज होगी वैसा ही हमारा रेस्ट होगा, और जैसा हमारा गोल होगा उसके हिसाब से भी रेस्ट होगा। वही इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कवर करते ही नहीं, हमें तो ये सुनने को मिलता है
अच्छा आप ये 5 एक्सरसाइज कर लो, बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट ले लेना। आपको बता दिया, मान लो जैसे स्क्वाट्स कर लो, सेकंड बता दिया लेग प्रेस कर लो, थर्ड बता दिया आपका लेग एक्सटेंशन कर लो, फोर्थ बता दिया लेग कर्ल्स कर लो, पांचवा एक्सरसाइज बता दिया आपका काफ रेजेस कर लो। 5 एक्सरसाइज आपको बताई आपके ट्रेनर ने और कह दिया 1-1 मिनट का रेस्ट ले लो। तो ये तो बात ठीक ही नहीं हुई। कैसे ठीक नहीं हुई देखो, अब मैंने आपको बोला स्क्वाट करो। आपने स्क्वाट किया, मैंने आपको बोला कि भैया आपको करना है 10 रेपिटेशन। वेट अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने आपको बोला 50 kg के साथ करो, ठीक है। अब 50 kg के साथ आपने अपना 10 रेपिटेशन किया, आपका फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको बोला कि 50 सेकेंड का रेस्ट ले लो, ठीक है। एक सेट कंप्लीट किया आपने, 10 रेपिटेशन निकाल लिए, 10 रेपिटेशन हो गया, एक सेट कंप्लीट। मैंने दिया 50 सेकेंड का रेस्ट, आपने यहाँ पे लिया रेस्ट 50 सेकेंड का। उसके बाद आप जैसे ही सेकेंड सेट करने आ रहे थे, तो मैंने ये फील किया एज अ ट्रेनर्स, ये ऑब्जर्व किया मैंने कि भाई आप तो एक हाइपर वेंटिलेटरी स्टेट के अंदर हो। मतलब जो आप वापस आ रहे हो, आप रैक के पास आए, आपकी सांसें ऐसी चल रही है, ऐसे चल रहे हो आप, समझ रहे हो, 50 सेकेंड के बाद। अब मुझे ये बताओ, क्या मेरा जो स्क्वाटिंग है, मैं 10 रेपिटेशन कर पाऊंगा? मान लो मैंने खींच के कर भी लिया इस सेट के अंदर, क्या मैं इसके अगले सेट में कर पाऊंगा? इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रेस्ट आइडेंटिफिकेशन है, या जो हमने प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया हुआ है अपने क्लाइंट को, समझ रहे हो बात। अब आप बोलोगे सर रेस्ट नहीं दिया, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, ये तो अच्छी बात हो गई, हमने तो इंटेंसिटी बढ़ा दी, ये तो अच्छा है और भी। अरे भैया हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं स्क्वाटिंग की, तो ये कैसी एक्सरसाइज है? कैसी एक्सरसाइज है ये एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, जहां पे आपने लोड लिया हुआ है, एक स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज है। कंपाउंड भी छोड़ो, कंपाउंड भी मत अभी ऐड करो, कंपाउंड वर्ड में कुछ फॉल्ट है, उसको छोड़ दो। इसको ये मानो आप कि ये भैया एक स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज है। समझते हो स्ट्रेंथ का मतलब? जहां पे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज होने वाली है। बहुत सारी चीजों पे हम काम करते हैं। अब स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप इम्प्रॉपर रेस्ट लोगे, कम रेस्ट लोगे, तो क्या आप हैवी जा पाओगे? ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हुआ। तब आपका गोल है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है, आपका गोल है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, बट आप सिर्फ कम सेकंड को लेकर के अपने कार्डियोवेस्कुलर फंक्शनिंग को बढ़ा रहे हो। इट मींस कि यहाँ पे आपका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ? बात क्लियर हुई? काम हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज पे, और हम इम्प्रॉपर रेस्ट लेकर अपने कार्डियोवेस्कुलर फंक्शनिंग को बढ़ा रहे हैं। मतलब हमारा हार्ट रेट ऐसे काम कर रहा है और स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं हम। मतलब जिस चीज से हमें जो फायदा मिलना था उसे हमने नहीं लिया। अच्छा, अगर आपको कार्डियक एफिशिएंसी बढ़ानी ही थी, आपको कार्डियक पे काम करना ही था, तो आप कार्डियो वेस्कुलर ट्रेनिंग करते ना। आप ट्रेडमिल करते, आप रनिंग करते, आप जंपिंग जैक्स करते, आप हाई नी एक्शन करते, आप रैक बेटल रोप करते, बर्पीज करते। वो उस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रही थी, उस स्पेसिफिकली आपके कार्डियोवेस्कुलर फंक्शनिंग पे काम कर रही थी। भैया जो आपने एक्सरसाइज सिलेक्ट की है वो तो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में अगर आप ऐसा करोगे भी, तो एक तो आप फेंट हो सकते हो, यानी आप बेहोश हो सकते हो, ऊपर से वेट अपने आप ऊपर गिरा भी सकते हो। वेट भी हमारे ऊपर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप आउट हो रहा है और आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। तो वेट हमारे ऊपर गिर भी सकता है, और
हमारा स्क्वाटिंग सबसे पहले तो कंप्लीट ही नहीं होगा। 10 रेपिटेशन भी अगर एम करके चल रहे हैं ना, और अगर इम्प्रॉपर रेस्ट होगा तो स्क्वाट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट सेट के अंदर या उससे नेक्स्ट सेट के अंदर। और तीसरी बात, हमारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग वो स्क्वाट को के अंदर इतना कम रेस्ट लेते हैं जिससे उनका रेपुटेशन कंप्लीट करना ही बड़ा पहले मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर कंप्लीट कर भी लेते हैं तो वो बहुत समय तक उसी सेम वेट के साथ एक्सरसाइज करते रह जाते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करने का ही तरीका सही नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर रेस्ट है, फटीग मैनेजमेंट नहीं है, और इंजरी के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि क्यों नहीं होता ऐसा, क्यों लोग इसका प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम जो जिम में स्क्वाट्स करते हैं वहां पे होता है बहुत सारा क्राउड। तो भाई जिसने उस रैकिंग एरिया के पास जो आ गया सबसे पहले, तो भैया उसको स्क्वाट करनी है। अब उसके पीछे 3 लोग और खड़े हैं स्क्वाट करने के लिए, है ना। मतलब ज्यादातर जिम की प्रॉब्लम ये है ना, कि एरिया ऑफ स्क्वाट एक ही है और लोग बहुत सारे हैं करने वाले। अब उसे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए उधर चला जाऊंगा तो ये कोई और करना शुरू कर देगा, यहाँ पे मेरा रेस्ट खराब हो जाएगा, मेरा बीच में टाइम खराब होगा। तो फिर हम करते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो, इसको निपटा दो जल्दी से, बस 30-30 सेकंड का 20-20 सेकंड का रेस्ट लेके करते रहो, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो ट्रेनर्स हैं वो इतने स्मार्ट होने चाहिए, उनके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि जहां पे भीड़ चाल है ना वहां पे नहीं चलना है अपने को। भीड़ चाल का मतलब क्या है, ज्यादातर लोग सैटरडे को करते हैं लेग्स, करते कि नहीं करते। आपको सैटरडे को करना ही क्यों है। आप वो दिन देखो जिम के अंदर जहाँ पे कोई नहीं करता स्क्वाट्स, जहाँ पे मतलब लेग ट्रेनिंग ज्यादा नहीं करते हैं लोग, वो वाले दिन को चूज करो अपने लेग ट्रेनिंग के लिए। मैं तो ये कहूंगा आपको, जिससे क्या होगा ना। हाँ बहुत अच्छा है, मंडे को बहुत रेयर लोग करते हैं, तो वो दिन चूज करो भाई। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहते हो ना, तो स्ट्रेंथ पे जब आपको काम करना है तो आपको टाइम चाहिए। टाइम बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस के लिए। मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताता हूँ जिनको हम प्राइमरी एक्सरसाइज के अंदर कंसिडर करते हैं। अब प्राइमरी का मतलब अपने आप से कोरिलेट करके ये मत मान लेना कि ये हमारे लिए कंपलसरी है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इनका नाम प्राइमरी एक्सरसाइजेज है, बट ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होती हैं। बट ये भी याद रखना, कुछ कंडीशन पे ये जरूरी भी होती हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। प्राइमरी एक्सरसाइज में आती है आपकी, एक तो स्क्वाट, एक आपकी डेडलिफ्ट, और तीसरी आपकी प्रेस। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइजेस जो हैं ये इसके अंदर आने वाली हैं प्राइमरी एक्सरसाइज के अंदर, स्क्वाटिंग, डेडलिफ्ट और प्रेस। अब इन तीनों एक्सरसाइज के अंदर ये बात आपको याद रखनी है कि आप क्या करेंगे, रेस्ट को सही तरीके से चूज करेंगे। बाकी अगर एक्सरसाइज की बात कर रहे हो आप, जो एसेसरी एक्सरसाइज होती है जैसे केबल क्रॉस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स, वहां चलेगा, वहां इतना कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप कम रेस्ट भी ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इन तीनों के अंदर ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, चलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्ट पे बात करते हैं। ये तो चलो हमने बात कर लिया कि कैसे हम रेस्ट डिसाइड करें, और सबके लिए सेम नहीं होती, और ऐसी एक्सरसाइज में हम ज़्यादा रेस्ट देंगे। इवन पावर लिफ्टर्स को आपने देखा होगा, वो एक सेट करते हैं, उन्होंने एक सिंगल सेट अचीव किया, सिंगल सेट के बाद किया रेस्ट, फिर किया सेकंड सेट। ठीक है, फर्स्ट सेट
और जो रेस्ट होता है उनका, वो होता है उनका कम से कम 5 से 10 मिनट का। ऐसे करते हैं वो, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट लेते हैं एक सेट से दूसरे सेट में जंप करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी इतना ही लेना है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो तो 80, 89, 85%, 90% पे काम कर रहे होते हैं, 95% पे भी काम कर रहे होते हैं। मतलब उनके मैक्सिमम वेट होता है बहुत हैवी, 95% मीन्स जो उनका मैक्सिमम है उसका 95%। तो उस पर उनके 2-3 रेपिटेशन ही आते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। तो इतना जब वो इंटेंसिटी से काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है, 5 to 10 मिनट्स, ताकि वो बॉडी प्रॉपरली रेस्ट कर ले और उसके बाद वो फिर से अपना जो है स्क्वाट या डेडलिफ्ट या जो भी एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में तो 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी यूज होता है। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करो, शायद आपका 2 मिनट हो सकता है, शायद आपका 1.5 मिनट हो सकता है, शायद आपका 1 मिनट भी हो। वो आप अपने आप से चूज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करना है सिलेक्ट, वही जान रहे हैं अभी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। तो मान लो आपने रेस्टिंग हार्ट रेट फाइंड आउट किया अपने क्लाइंट का, वो निकल के आता है 70। ठीक है, आपने 70 BPM, सॉरी आपने चेक किया और 70 BPM आपका निकल आया। अब ये कर रहा है स्क्वाटिंग। क्या कर रहा है ये? स्क्वाटिंग कर रहा है। इसको आपने एक बेस रेस्ट दिया। बेस रेस्ट का मतलब आपने एक नॉर्मली रेस्ट सिलेक्ट करके दे दिया, ताकि आप उसके बाद अच्छे से जान सको। मान लो आपने 50 सेकेंड का रेस्ट इसको दिया स्क्वाट करने के बाद। जैसे इसने स्क्वाट कंप्लीट किया, आपने इसका उस समय का करंट बीपीएम जान लिया स्क्वाट करने के बाद का, ठीक है। इसका करंट, उस समय का करंट बीपीएम निकल के आया 145। ठीक है, स्क्वाट्स जैसे इसने कंप्लीट किया 145 निकल के आया। फिर आपने क्या किया, इसको 50 सेकेंड का जो बेस रेस्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, वो आपने इसको दिया। आपने स्क्वाट कंप्लीट हुई, खत्म करने के बाद इसने 50 सेकेंड का रेस्ट दिया। अब 50 सेकेंड्स के बाद आपने फिर से काउंट किया इसका बीपीएम, जो कि आपके बेस रेस्ट के बाद आपने फिर काउंट किया और निकल के आता है 120 BPM। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर समझाने के लिए। तो क्या हमें और रेस्ट की जरूरत है? बताओ। आपने बोला यस, चलो ठीक है, मैंने 30 सेकेंड और ऐड कर दिया। अब 30 सेकेंड और ऐड करने में कितना हो गया, 50 में 30 और ऐड कर दिया हमने, 1 मिनट 20 सेकेंड हो गया टोटल। अब मैंने 30 सेकेंड के बाद फिर से जाना, फिर से काउंट किया और निकल के आता है इसका 95। 95 बीपीएम आया, अब ठीक है। 95 आ गया इसका अब। सही है क्या, यस और नो? गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। 95 से लेके 100 के आसपास तक जब आप आ जाओगे, इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट रेस्ट। ठीक है, इतना आपका मतलब आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर आ चुका है। अब इसके बाद आप वापस रेडी हो चुके हो नेक्स्ट सेट को करने के लिए। ठीक है, तो आपने 1 मिनट 20 सेकेंड सिलेक्ट किया इस क्लाइंट के लिए रेस्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ताकि आप ऑप्टिमल ट्रेनिंग उसको करा सको, ऑप्टिमल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा सको, कोई प्रॉब्लम इन बिटवीन ना आए। ठीक है, बिगिनर के लिए तो खास करके आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम मान लो ये रेस्ट वगैरह बहुत कम दें और करवाएं हैवी हैवी स्क्वाट्स वगैरह, है ना, कोशिश करें, तो क्या होगा? पहली बात तो होगा नहीं, ठीक है, दूसरा सेट नहीं हो पाएगा,
प्रॉब्लम आना, रेपिटेशन कम हो जाएंगे, ये हमें देखने को मिलेगा। तीसरा बात क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लैकआउट आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ब्लैकआउट होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, स्पेशली हेवी स्क्वाट्स के अंदर, डेडलिफ्ट्स के अंदर। उसके पीछे क्या रीजन क्या है? अब आप बोलोगे सर हम तो मतलब बाकी जो रनिंग कर रहे होते हैं, या फिर जब हम कम रेपिटेशन के साथ ज्यादा, सॉरी कम वेट के साथ ज्यादा रेपिटेशन निकालते हैं तो भी तो हम एग्जॉस्ट होते ही हैं, तो भी तो हम थकते ही हैं, बट वहां पे ब्लैकआउट नहीं आता। पर ये हैवी स्क्वाट में ब्लैकआउट क्यों आ जाता है? ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में कैसे ब्लैकआउट आ जाता है कि एक्सरसाइज करते करते ही हम नीचे एकदम, है ना, और प्रॉपर रेस्ट अगर यहाँ ना ले तो वो तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, वहाँ ब्लैकआउट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि वहां पे हम अपने मैक्सिमल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, याद रखना, मैक्सिमल कैपेसिटी पे वहां पे हम काम कर रहे हैं। और हमारी बॉडी उस समय पे कैसे, देखो ब्लैकआउट के पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि आपके बॉडी में O2 लेवल्स डाउन चले गए हैं, स्पेशली आपके ब्रेन। O2 लेवल जो है, ऑक्सीजन के लेवल जो है वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, 14% से भी नीचे आ चुके हैं। वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कैसे? जब आप बहुत हैवी स्क्वाट कर रहे हो, मतलब अपने मेन लिफ्ट पे थे आप, अपने 100% दे रहे थे, आप PR पे थे आप। अब आप लिफ्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है मान लो, क्योंकि 100% पे काम करना बड़ा मुश्किल है। आप लिफ्ट कर रहे हो, मान लो डेड लिफ्ट में वेट को, आधा वेट आपने लिफ्ट कर लिया है। अब आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, डिसअलाउ कर रही है आपको कि भैया नहीं होगा हमसे, बहुत ज्यादा है, बट आप स्टिल कोशिश कर रहे हो, साइकोलॉजिकली आप पुश कर रहे हो अपनी बॉडी को, फिजियोलॉजिकली पुश कर रहे हो। तो आपका ब्रेन क्या करता है, आपके ब्रेन को पता है कि भाई इसने तो नहीं समझना है, ये तो उठाएगा ही ले वेट को, मैं इसको सपोर्ट कर देती हूँ ताकि ये वेट लिफ्ट हो जाए, ये काम हो जाए, उसके बाद देख लेंगे। तो आपका ब्रेन एज अ सपोर्टिव ऑर्गन काम करता है आपकी लिफ्ट को बढ़ाने के लिए। इसलिए जो बहुत हैवी लिफ्टिंग होती है ना, पावर लिफ्टर जो होते हैं, वो सिर्फ आपका फिजिकल गेम नहीं है, वो आपका न्यूरल इफेक्ट भी है, वो आपका न्यूरल गेम भी है, क्योंकि आपका न्यूरल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है उसमें, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट कर रहा है उस लिफ्ट को उठाने के लिए, तो क्या होता है आपके जो ऑक्सीजन लेवल है, आपका बॉडी ब्रेन क्या करता है, ऑक्सीजन भेजना शुरू करता है आपके वर्किंग मसल्स तक, कि भैया पहले ये काम तो हो जाए, एटलीस्ट एटलीस्ट ये काम तो कर ले पहले ये। तो वो क्या होता है, वो आपका ऑक्सीजन जो है वो डाउनवर्ड आपके कहाँ मसल्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हुआ क्या, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप आउट हो गए, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप आउट हो गए। वैसे 14% के आसपास तक हमें चाहिए ही होता है ब्रेन के फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए। अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और लेवल कम हो गए, और फिर आप कर रहे हो, रेस्ट कम ले रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक टाइम पे आके आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 4% से भी नीचे अगर चला गया ब्रेन में, तो वहीं पे ब्लैकआउट, एकदम नीचे। ठीक है, इसलिए जो हैवी ट्रेनिंग होती है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करते हो, हैवी ट्रेनिंग करते हो, तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा जरूरत है, सॉरी इंपॉर्टेंस मैं बोल रहा हूँ, जरूरत है, नीड है। तो अगर आप बहुत हैवी ट्रेनिंग करते हो, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आपको रेस्ट अपना प्रॉपर लेना है, तभी आप अपनी हैवी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, और इंजरी फ्री रह सकते हो, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपको फायदे भी होंगे। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि नहीं नहीं ज्यादा जल्दी करना है और हैवी ट्रेनिंग करना है, तो आपका ना तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऊपर से बॉडी का इफेक्ट अलग से कर लोगे। हाँ, अगर बात हो रही है सिर्फ हाइपरट्रॉफी की, अगर बात हो रही है एक्सेसरी एक्सरसाइज की, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, उनमें चलता है, उनमें भले ही आप 40 सेकंड रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। यहाँ पे ध्यान रखना है बस, ये बड़ी स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स जो होती हैं, बड़ी खतरनाक मूवमेंट्स हैं। जिम में सबसे ज्यादा जो इंजरीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? क्या हमारे बाइसेप कर्ल से ज्यादा इंजरी होती है? क्या हमारे केबल क्रॉस से ज्यादा इंजरीज होती हैं? नहीं, बहुत रेयर। बट क्या हमारे डेडलिफ्ट से इंजरी होती है? बट हमारे स्क्वाट से होती है, बिल्कुल होती है। इन सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इनके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एयर कंडीशनर के एकदम सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर फैन के जस्ट नीचे, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या कुछ? देखो ऐसा,
हो सकता है अगर बहुत डिफरेंस हो एयर कंडीशन में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप बिल्कुल एयर कंडीशन के सामने ही कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फैन से सच कोई इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। अब ये होता क्यों है? क्योंकि आपके इन्वायरमेंटल चेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आपको आपको प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है? करना अगर नहीं किया तो, आप अगर मान लो अभी स्टेट में हो दिल्ली, आप चले गए एकदम से एचपी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। या आप एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी और आपने चेंज किया अपना, आप निकल पड़े प्लेन में, आप किसी दूसरे स्टेट में चले गए, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था या बहुत कम था। अब ये जो टेम्परेचर चेंज है, बॉडी हालांकि इस चीज को अडाप्ट करती है, उसको बोलते हैं हम एक्लिमेटाइजेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज या फिर जो ऑल्टीट्यूड चेंज को हम बोलते हैं कि बॉडी एक्लिमेटाइज कर रही है, मेनली टेम्परेरी एडेप्टेशन कर रही है, बॉडी अडाप्ट करती है उस सिचुएशन को। ठीक है, और जल्दी अडाप्ट कर सकती है, बॉडी के पास ये एबिलिटी है। ठीक है, आपके जो साइनस है वो ह्यूमिडिफाई करता है एयर को और आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जब इमिडिएटली ये काम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अभी 5 मिनट पहले आप 40 डिग्री सेल्सियस में थे, बाहर से आ रहे थे, अब आप 2 मिनट के अंदर आप कहाँ पे आ गए हो? 17 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हो, बिल्कुल अपने सामने ही, बिल्कुल एसी के। और फिर कुछ ही देर के बाद क्या होगा? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका बॉडी वैसे ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। आपकी मसल्स काम कर रही हैं, आपके जॉइंट्स काम कर रहे हैं, आपके एटीपीज जनरेट हो रही हैं, आपकी बॉडी एनर्जी बना रही है, डिग्रेड हो रही है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। मतलब आपकी बॉडी डिग्रेड कर रही है एनर्जी को एज अ फॉर्म ऑफ हीट, आगे से ठंड आ रही है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस है आपके बॉडी में। क्या होगा? ये जो चेंजेस हैं बहुत जल्दी जो हो रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी में, ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपकी हेल्थ को। ठीक है, तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल जस्ट उसके आगे ना करें वर्कआउट। ठीक है, उसके सामने मत करें बस वर्कआउट, वैसे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और ट्राई करें कि आपका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट सा रहे, हमेशा ज्यादा ना रहे। रेस्टेड हार्ट रेट इज बिलो 60, देन व्हाट अबाउट द ब्लड फ्लो विल बिकम स्लो। अच्छा, मतलब अब अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 40-50 है तो आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऐसा किसने कहा आपको? ऐसा किसने कहा आपको? देखो, ब्लड प्रेशर को रिलेट मत करना इस चीज से, ब्लड प्रेशर अलग चीज है। ब्लड प्रेशर होता है कि आपके हार्ट के अंदर क्या प्रेशर, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय पे आपके वॉल्स में क्या प्रेशर था, वो डिफरेंट चीज है। चलो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेनिंग करने से क्या क्या एडवांटेजेस हुए वो देखते हैं अभी। हाँ, ट्रेनिंग हमने किया, उससे हमें फायदा क्या हुआ। सबसे पहले मैंने बताया कि आपका लॉन्ग रन में आपका रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा आपका लॉन्ग रन में, ये मैंने आपको पहली बात बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपकी कार्डियक एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। अब कैसे होगी उस चीज को हम जानते हैं, और कैसे आपका हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा और आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी वो भी जानते हैं। देखो, मैंने कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक एफिशिएंसी मतलब कार्डियक की ओवरऑल फंक्शनिंग जो है वो बेटर होगी। तो ये सारे फायदे हमें मिलते हैं ट्रेनिंग से। अब स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ बीट। मतलब कि एक बीट के अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड आपका आगे भेज सकता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मल लोगों का 70 ml के आसपास होता है, 70 ml के आसपास, जो जनरल पॉपुलेशन है। ठीक है, बट जो एलीट लेवल पे, एडवांस लेवल पे जो एथलीट्स होते हैं, इनका ये होता है 110 ml के आसपास, अभी तक नोटिसेबल देखा गया है। 100-110 के आसपास होता है अच्छे एथलीट्स का जो रेगुलरली ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड
अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by left ventricle and right ventricle in a minute। एक मिनट के अंदर आपके जो वेंट्रिकल्स ब्लड आगे भेजता है, तो कितना भेजता है, कितना अमाउंट में भेजता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। नॉर्मल लोगों का ये 5 लीटर के आसपास होता है, मतलब एक मिनट के अंदर आपकी जो वेंट्रिकल्स है वो 5 लीटर ब्लड आगे भेज सकते हैं, जनरल लोगों के लिए, जनरल पॉपुलेशन, जीपी। बट जो एडवांस एथलीट है उनके ऊपर जो टेस्टिंग हुई कार्डियक एफिशिएंसी, उसमें देखा गया कि ये लोग 7 से 9 लीटर ब्लड आगे भेज सकते हैं। समझ रहे हो? अब अगर आपकी ट्रेनिंग से, अगर आपकी एक्सरसाइज करने से रेगुलर, एक दो दिन में नहीं, रेगुलर ट्रेनिंग का फायदा होता है। अगर रेगुलर ट्रेनिंग से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बेटर हो गया, कार्डियक आउटपुट बेटर हो गया, मतलब मान लो पहले आप 5 लीटर ब्लड भेज पा रहा था आपका बॉडी आगे, अब आपकी बॉडी 7 to 9 लीटर ब्लड भेज पा रहा है एक मिनट के अंदर, तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। चलो मैं आपको इसको और बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, ये आपका एंड पॉइंट है। आपके पास है ये कार, ओके, ये कार है, और ये कार जो है इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लिफ्ट करने की, वो है 200 kgs। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो इतना ये लिफ्ट कर सकती है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये है। और यहाँ पे आपके पास है एक बहुत बड़ा ट्रक, ठीक है, इसकी मैक्सिमल कैपेसिटी है 400 kg, ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें एंड पॉइंट तक लेके जाना है टोटल 400 kgs। ओके, अब जो ये कार है, क्या इसको ज्यादा बार काम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा राउंड्स लगाने पड़ेंगे 400 kg को उस एंड पॉइंट तक ड्रॉप आउट करने के लिए? इसने फर्स्ट राउंड लगाया, 200 kg लेके गया, फिर वापस आया, फिर 200 kg लेके गया, फिर आपका ये लेके आया, मीन्स इसको ज्यादा बार काम करना पड़ा ना, टोटल डिस्टेंस कवर किसका ज्यादा होगा, इस कार का होगा, इसको ज्यादा बार करना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे आना जाना पड़ेगा बार। बट जो आपका ट्रक है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो एक बार में ही 400 kg ले जाएगा, और इसको सिर्फ 1 राउंड मारना पड़ेगा, जबकि इसको 2 राउंड मारने पड़ रहे हैं। समझ गए बात को? तो ऐसे ही अगर आपके हार्ट की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एक बीट में भेज पा रही होगी, तो क्या आपके हार्ट को बार बार करना पड़ेगा बीट? बताओ। जब एक बीट के अंदर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आगे भेज पा रहा है इजिली, एफिशिएंटली, तो क्या बार बार बीट करने की जरूरत होगी उसको? बात समझ में आ गई अभी? क्लियर हो गया ये पॉइंट? गुड। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि ट्रेनिंग से हार्ट रेट, हार्ट फंक्शनिंग बेटर हो जाए, कार्डियक एफिशिएंसी बेटर हो जाए, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रेनिंग से ऐसा होता क्या है, ये जानना चाहते हो आप लोग? क्या आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, या ये क्वेश्चन होगा काफी लोगों के दिमाग में? क्योंकि ट्रेनिंग तो एक तरह का स्ट्रेस है, हमने एक्सरसाइज की, हमने बॉडी को दिया स्ट्रेस। मानो मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, मैंने बॉडी की डिमांड्स बढ़ाई, जब बॉडी की डिमांड्स बढ़ेगी तो ही सप्लाई वहां पहुंचेगी, है ना? अब मैंने जब स्ट्रेस बढ़ाया, यानी कि जब मैंने फिजिकल ट्रेनिंग ऐड करी, तो मेरा हार्ट तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है उसको, तो हार्ट मेरा तेजी से काम कर रहा है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई में बढ़ा सकूं, रेस्पिरेटरी फंक्शन मेरी ज्यादा हो रही है, मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहा हूँ, जो मेरा मिनट वेंटिलेशन है वो बढ़ रहा है, मैं ज्यादा बार सांस ले रहा हूँ, ऐसे कंडीशन बनी हुई है क्योंकि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। दूसरी बात,
आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा है। कि देखो ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होगा वो सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा है। आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है, काम कर रहे हो ना आप, उतना एक्टिविटी कर रहे हो, एटीपी जनरेट हो रही है आपकी बॉडी में, एनर्जी यूज हो रही है, डिग्रेड हो रही है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। आपकी बॉडी में पसीना आ रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में हीट जनरेशन इतनी ज्यादा है। जब हीट जनरेशन इतनी ज्यादा होगी, बॉडी में इतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए बॉडी क्या करती है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर बॉडी में हीट होगा, हाइपरथर्मिया जैसी कंडीशन बन जाएगी, हमारा तो बॉडी खराब हो जाएगा। कि मैंने आपको बताया कि आपका आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए आइडियली। पर जब आप एक्सरसाइज करोगे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हो, हीट जनरेशन ज्यादा हो रही है। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका और ज्यादा होकर के आपको प्रॉब्लम होने वाली है, हीट स्ट्रोक आ सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, आपका हाइपोथैलेमस को पता लग गया कि हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो क्या कर देगा, वो आपकी बॉडी में करवाएगा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स का डायलेट करना, खुलना, ताकि आपकी हीट लॉस हो बाहर। ठीक है, बाहर हीट लॉस हो और स्वेटिंग आपको करवाना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स है वो आपके वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। जिससे हुआ कि एक तो वैसोडाइलेशन हो गया, दूसरा आपका जो हीट है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी हीट बन रही थी बॉडी में, वो लॉस होना शुरू हो गई और आपकी बॉडी न्यूट्रल होने शुरू हो गई। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस होना शुरू हो गया। ठीक है। तो वेसोडाइलेशन जो एक टर्म है ये याद रखना, मतलब आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होना। कल भी मैंने शायद आपको, कल नहीं समझाया शायद आपको मैंने, बट आगे हम समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब हम डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। ठीक है। अब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मतलब पहले आपकी ब्लड वेसल्स इतनी थी, इतनी ऐसे आपका एरिया था, सरकमफ्रेंस इतना था, बट अब आपका ब्लड वेसल ऐसे डायलेट हो गया, खुल गई है ब्लड वेसल्स। तो क्या वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी बेटर होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से आपकी बॉडी जो है ना कार्डियक एफिशिएंसी को बेटर करती है। ओके, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बेहतर होता है, कार्डियक आउटपुट बेहतर होता है, इन सारी चीजों को करने से। इसका मतलब ये हुआ 100 बात की एक बात कि भैया आपको कार्डियक ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, आपको कार्डियो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपका कोई भी गोल हो, कार्डियो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई कार्डियो वगैरह नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा है, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, बट आपका कार्डियक हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। कार्डियक हेल्थ जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि जैसा आप ट्रेनिंग कराओगे, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एडाप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, सेट प्रिंसिपल। सेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जैसा ट्रेनिंग करवाओगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, जैसा स्ट्रेस दोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो भैया आप स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करोगे तो स्ट्रेंथ डेवलप होगी, कार्डियक से एक्सरसाइज करोगे तो कार्डियक हेल्थ अच्छी होगी। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ करते हो तो आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली है, ये याद रखना। इसलिए कार्डियो ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है। अब आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे एथलीट मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इवन ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ लेवल पे आके खेल के आ चुके होंगे। वो भी आपको कहेंगे कि यार आपको कार्डियो करने की क्या ही जरूरत है, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कार्डियो करने की क्या जरूरत है। बट ऐसा नहीं है, कार्डियो आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, और हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे आप गेनिंग में हो, चाहे आप फैट लॉस में हो। फैट लॉस में तो इवन ज्यादा हो जाता है क्योंकि कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है अपने को। ठीक है। बट जरूरी सबके लिए है। अब कार्डियो को बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस से रिलेट करते हैं, कि कार्डियो सिर्फ फैट लॉस करने में मदद करता है, नहीं। ऐसा नहीं है, कार्डियो फैट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट टूल जरूर है, बट टेक्निकली कार्डियो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कार्डियो एक्सरसाइज से मसल साइज रिड्यूस होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता।
कार्डियो एक्सरसाइज से आपका मसल साइज नहीं रिड्यूस होता। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइजेस कितने अमाउंट में आप कर रहे हो, और आपका इनटेक ऑफ प्रोटीन कितना है, और आपका टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आप कितना ले रहे हो। क्या आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हो, क्या आप कैलोरी सरप्लस में हो, ये भी मैटर करता है। आपका प्रोटीन इंटेक मैटर करता है, और आपकी कार्डियो आप कितना कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप एक्सेसिवली कार्डियो कर रहे हो, मतलब 1.5-2 घंटा 3-3 घंटा भाग रहे, जैसे मैराथन रनर्स भागते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे मसल लॉस के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो ज्यादा है, एक्सेसिव है वो। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम ही काम करेगा, और बॉडी हमारे फैट के साथ साथ हमारे मसल लॉस के चांसेस को भी बढ़ा सकती है। बट वो बहुत ज्यादा कार्डियो इतना थोड़ी करना है अपने को। क्या आपको मैराथन रनर बनना है क्या? आपको 42.195 किलोमीटर भागना है क्या? नहीं। तो कार्डियो, जितनी कार्डियक हेल्थ को सही रखने के लिए जरूरी है, उतना आपको करना है। ठीक है, चलो मैं आपको जनरलाइज बता देता हूँ कि कितना आप रखो। अगर जनरल पॉपुलेशन के अंदर आप हो, जनरल पॉपुलेशन, तो आप वीकली बेसिस पे 2 to 3 टाइम्स तो कार्डियो लेके चलोगे, ये कंपलसरी है। 2 से 3 दिन आप जनरली, अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से 35 मिनट आपको कार्डियो करना जरूरी है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया जनरल। अगर आप एडवांस लेवल पे हो, मान लो आप एडवांस लेवल पे हो और आप कर रहे हो अभी गेनिंग, ठीक है, गेनिंग कर रहे हो और आप एडवांस लेवल पे हो, तो आपका कार्डियो जो होगा वो वीकली बेसिस पे 1 to 2 टाइम्स होगा। और वो भी कितना होगा? 20 मिनट्स, 20 मिनट के आसपास इतना आप रखो ऑन एन एवरेज। उसके बाद आप मान लो फैट लॉस में हो, और आप हो एलीट लेवल पे, एडवांस लेवल पे, तो अपना कार्डियो रखो वीकली बेसिस पे 4 to 6 डेज, 4 से लेके 6 दिन। और कितना रखो? एटलीस्ट 40 to 60 मिनट्स ऑफ कार्डियक एक्सरसाइज। ये है एडवांस लेवल के लिए। ठीक है, और अगर जनरल पॉपुलेशन हो, मतलब आपका कोई फैट लॉस, कोई गेनिंग, ऐसा कुछ गोल नहीं है, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, तो भैया 2 से 3 दिन तो कंपलसरी है, 20-35 मिनट तो करना ही है। ये तो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ये तो करना ही है। मैं नोटिस किया हूँ, वर्कआउट किया, मसल ठीक ठाक, देन ट्रैकिंग पर गया, तब मसल लॉस देख, फिर से स्किनी हो गया, ऐसा इसलिए न्यूट्रिशन नहीं दिया, ज्यादा वर्क किया हूँ। देखो फारूक, ऐसा है, एक बात बता दूं मैं आपको, आपको डिफरेंसेस जो बॉडी के अंदर दिखते हैं ना, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन जो अभी है वो 5 मिनट बाद नहीं रहेगी। जैसी बनी बॉडी कॉम्पोजिशन अभी है, 5 मिनट बाद ऐसी नहीं रहेगी। तो डिफरेंसेस इतनी सी बात पे हो जाते हैं, आप तो फिर भी ट्रैकिंग की बात कर रहे हो। आप जब ट्रैकिंग में गए, ठीक है, उस समय पे आपका जो वाटर वेट था, जो वाटर वेट था वो भी तो मैटर करता है ना। एक सेकंड। मैंने क्या बताया? आपका जो वाटर वेट है वो भी तो वेरी करेगा। आपने डिप्लीट किया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपने 10 किलोमीटर वॉक किया, 10 किलोमीटर में आपका वाटर डिप्लीशन नहीं होगा, आपकी बॉडी स्वेट नहीं करेगा, आपकी बॉडी में जो हीट जनरेशन हुआ, हीट जनरेट इतना ज्यादा आपकी बॉडी ने किया है, उसको लॉ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी स्वेटिंग करेगी, आपकी बॉडी से वाटर वेट ड्रॉप आउट हुआ। आपके मसल में 75% ऑफ वाटर है, आपके ऑर्गेन्स में वाटर है, वो डिप्लीट हुआ है, वो कम हुआ है। आपके मसल ग्लाइकोजन जो है, जहाँ पे आपकी बॉडी 500 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज स्टोर करती है, वो आपने डिप्लीट किया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपने 10 किलोमीटर अगर एक्टिविटी करी है तो आपके मसल ग्लाइकोजन भी तो डिप्लीट हुए हैं ना। अब वो ग्लाइकोजन्स अगर डिप्लीट हुए हैं तो आपका वाटर वेट वैसे कम हुआ, क्योंकि ग्लाइकोजन्स भी आपके वाटर को होल्ड करता है। तो टेक्निकली आपकी बॉडी में जो वाटर वेट है वो तो इतना कम हो गया है अभी थोड़ी देर के अंदर ही, मतलब आपने 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करी, आपका वाटर वेट ड्रॉप हो गया। तो 2-3 किलो का फर्क तो इसी में ही आ जाएगा। और अगर 1-2-3 किलो का फर्क आ गया, वाटर वेट का फर्क आ गया, तो क्या आपको अपनी मसल जो है वो वीक नहीं दिखेंगी? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के से इमिडिएटली आपका मसल लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता।
मसल लॉस ना तो एक दिन में हो सकता, ये भी नहीं होता। काफी सारे लोग ये समझते हैं यार एक मील स्किप होगी, अरे अरे मसल लॉस हो गया मेरा तो, अच्छा आज मैंने कार्डियो कर लिया, आज मेरा मसल कम हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है 1 मिनट में। ठीक है, ये लोगों की स्ट्रैटेजी है। अब आपको बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनीज ये मसल लॉस हमारे दिमाग में डाल देती हैं। फिर हमें लगता है कि अच्छा हमें कार्डियो करना है तो हमें बीसीडब्ल्यू लेना पड़ेगा, हमें ईडब्ल्यू लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मसल लॉस को प्रिवेंट करने के, जबकि होता ही नहीं मसल लॉस तो। अब उसको समझ के हमें ऐसा लगता है कि या तो हमें कार्डियो नहीं करना, या अगर कार्डियो करना है तो हमें बीसीडब्ल्यू चाहिए, या फिर ईडब्ल्यूएस चाहिए, या प्री वर्कआउट चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ कोरिलेट कर दी जाती हैं ताकि फिर, अब एक्सरसाइज तो सबको ही करना है, एक्सरसाइज करना है तो लोग बोलेंगे अरे कार्डियो करना है, फैट लॉस भी करना है तो बीसीडब्ल्यू लेना पड़ेगा, और फिर उसको खरीदेंगे, उसको खाएंगे, कंपनी को फायदा होगा। तो बेसिकली बात यह है कि ऐसा नहीं है 1-2 मिनट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, एक वर्कआउट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कार्डियो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, वो ऐड करना जरूरी है, अपना न्यूट्रिशन सही रखो और कार्डियो को सही रखो बस। मैंने बोला तो सही, अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो भी आपको कार्डियो करना है। देखो, अब उस बल्किंग का मेरे, ये बताओ मुझे क्या फायदा जब हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मुझे ये बताओ, जब हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो उस बल्किंग का क्या फायदा। मैं मसल साइज भले ही गेन कर लूं, फैट मास भी गेन करूंगा ऑब्वियसली, बट मेरा क्या है कि मैंने जब इतना मसल, मैंने वेट ऐड कर लिया, मान लो मैं 50 किलो का मतलब मान लो मैं 70 किलो का था, मैंने बल्किंग किया, मैं 80 किलो, 82 केजीज का हो गया, 85 केजीज का हो गया, और अब मैं स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ, मेरी सांस चढ़ रही है, ऐसे कर रहा हूँ मैं स्टेयर चढ़ने में। तो क्या आपने हेल्थ को सही किया या खराब किया है, मेरे को ये बताओ पहले। भले ही मैं 85 केजीज का हो गया हूँ, बट जब मैं स्टेयर चढ़ रहा हूँ, मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ हल्का फुल्का, मेरी सांस चढ़ रही है ऐसे, क्या साइन है ये, इट मीन्स मैंने अपने कार्डियक एफिशिएंसी और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को अफेक्ट किया हुआ है। क्योंकि आपने ये समझ लिया कि मैं अगर गेनिंग करूंगा तो कार्डियो नहीं करना है मुझे, क्यों नहीं करना है। भैया अगर आप गेनिंग कर रहे हो, गेनिंग तब भी तो कर सकते हो ना जब आप 2-3 दिन कार्डियो ऐड कर लो, क्या प्रॉब्लम। कार्डियो से आपने 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर ली, मान लो 200-300 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा बर्न कर ली 30 मिनट का कार्डियो करके 2 दिन में, टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज कितनी हुई, 600 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा बर्न कर दी गेनिंग के समय पर, हफ्ते में 2 बार कार्डियो ऐड करके, ऐसा मान लो। क्या हम 600 कैलोरी का सरप्लस नहीं बना सकते क्या उन 2 दिनों के अंदर, हम कैलोरी कंजप्शन ज्यादा नहीं कर सकते क्या, ये बताओ। 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा ले लो उस दिन, थोड़े कार्ब ज्यादा खा लो उस दिन, प्रॉब्लम क्या है, आपकी कार्डियक हेल्थ तो मेंटेन रहेगी ना। समझ रहे हो, तो ये चीज हमें करना बड़ा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बल्किंग को ना, बल्किंग इसीलिए काफी सारे लोग करना चाहते हैं क्योंकि वो इजी रहता है ना करने में, कुछ भी खाते रहो, जिसको डर्टी बल्किंग भी कहते हैं, कुछ भी खाते रहो, ज्यादा ही तो खाना है, और करना भी कुछ नहीं, कम है, कम कार्डियो करना पड़ेगा, कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो तो सबके लिए फायदेमंद है, सबको अच्छा लगता है करना, इसलिए वो लोग गेनिंग गेनिंग के नाम पे कार्डियो को बदनाम करते रहते हैं। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपको करनी है तो कार्डियो पहले तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो उसके अंदर आपकी प्राइमरी एक्सरसाइजेज आएंगी, उसमें आपको मैक्सिमम वेट को लिफ्ट करना है। तो जब आपको मैक्सिमम वेट पे काम करना है, 85% ऑफ इंटेंसिटी से ऊपर काम करना है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब आप 85% इंटेंसिटी से ऊपर काम करते हो, लेस देन 6 रेपिटेशन करते हो, तो जब आपको इस पे काम करना है और आप पहले ही कार्डियो करके जा चुके हो, तो क्या आप अपना 100% दे पाओगे, 85% इंटेंसिटी से ऊपर काम कर पाओगे ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग, नहीं कर पाओगे, क्योंकि कार्डियो के अंदर आप बहुत सारा कैलोरी एक्सपेंडिचर दे चुके हो, बहुत सारा थक चुके हो आप वहां पे, फटीग स्टेट पे आ चुके हो, फिर आप नहीं कर पाओगे उतना अच्छा डेडलिफ्ट, उतना अच्छा स्क्वाट्स। तो हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो नहीं होगी अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो।
तो फिर या तो पोस्ट वर्कआउट कार्डियो रखो, या तो टाइमिंग ही बदल लो, सुबह कार्डियो कर लो, शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर दो। ठीक है ना, बीच में 1-1.5 घंटे का रेस्ट, अच्छा सा सो जाओ, एक नैप ले लो 1-1.5 घंटे की, सुबह कार्डियो कर लो 30-40 मिनट, शाम को वेट ट्रेनिंग करो। सबसे बेस्ट अप्रोच है ये। या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं सुबह शाम जाने का, तो फिर ऐसा कर लो, पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो और पोस्ट वर्कआउट करो कार्डियो, स्ट्रेंथ करने के बाद कार्डियो करो। ये सेकंड ऑप्शन है। बात क्लियर होगी? हाँ, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, देखो याद रखना दोनों कंडीशन अलग है, आपको हर कंडीशन समझनी जरूरी है। अगर आपका गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, जैसे बहुत सारे फीमेल क्लाइंट्स होते हैं जिनका गोल स्ट्रेंथ नहीं होता, उनको कोई मतलब नहीं होता कि वो 100 किलो का स्क्वाट लगाएं, 100 किलो की डेडलिफ्ट लगाएं, उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मेन एम होता है कि उनको बॉडी टॉन करना है बस। ठीक है, उनकी बॉडी टॉनिंग चाहिए उनको, और फैट जो उनका थोड़ा वेस्ट पे, उनके एब्डोमिनल लव हैंडल थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, वो कम करना है उनको, ये गोल है उनका। और वो कहते हैं सर हमें कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हैवी वेट लिफ्ट करने का मतलब नहीं है अपने को। तो भैया ये लोगों को आप कार्डियो पहले भी करवा सकते हो, इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, इनके लिए पहले 30 मिनट या 40 मिनट कार्डियो करवा लो, फिर वेट ट्रेनिंग भले ही करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा वेट ही लिफ्ट नहीं करने वाले। जब इनका प्राइमरी एम ही नहीं है 100% पे जाने का, तो 70-60% पे इंटेंसिटी पे वेट ट्रेनिंग पे काम करना कार्डियो के बाद भी पॉसिबल है। समझ रहे हो? तो इसलिए इस केस में जो मैंने आपको बताया लास्ट केस, यहाँ पे प्री वर्कआउट से पहले भी कार्डियो हो सकता है। ठीक है जी। वर्कआउट के पहले ब्लैक कॉफी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने एक बताया क्या था आपको कि आप कैफीन जो है ये आपका साइको एक्टिव ड्रग है। ये सबसे पावरफुल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सेफ है, वाडा भी इसको सेफ मानता है। जो आपका आरडीए है वो भी इसको सेफ मानता है। ठीक है। तो जो डेली अलाउंसेस है इसकी, उसका ध्यान जरूर रखना है आपको। सिर्फ पूरे दिन के अंदर 350 mg से ज्यादा, 350 mg से ज्यादा कैफीन नहीं लेना, इसको ध्यान रखना बस। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, स्पेशली कार्डियक इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ऐसी कंडीशन पे भी आपको कैफीन नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है ना, आपके एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। तो अगर आपका पहले ही बीपी वगैरह शूट अप रहता है, पहले ही आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये और ज्यादा बढ़ा देगा उसको। नींद वगैरह भी इफेक्ट हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे लोगों से कैफीन को 2 कदम पीछे रखो। ठीक है, 2 कदम पीछे रखो, नहीं लेना है वहां कैफीन। हाँ, अगर आप बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल हेल्थ है आपकी, फिर तो आप कैफीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्या सीएनएस का और क्लास, सीएनएस के तो अभी 4 ही सेशन हुए हैं ना, अभी तो है उसकी क्लासेस काफी सारी हैं, आज नहीं है पर। ठीक है, वो ट्यूसडे और वेनेसडे को होती हैं, थर्सडे और फ्राइडे को सीएसएस और सीएफटी होता है, सप्लीमेंट और फिटनेस वाला क्लास। ओके, चलो ठीक है, अभी एंड करते हैं।